मेरी हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से सर्वाधिक मतों से आपने अनिल जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, महेंद्र भट्ट के आंसुओं से बात नहीं बनी तो अब हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई की अपील भी आ गई है। आदरणीय अनिल बलूनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के हर एक सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए अब अनुकृति गोसाई को भी लगता है कि अनिल बलूनी की जीत करानी जरूरी है। जब बहू खुलकर अनिल बलूनी के समर्थन में उतर गई हैं तो क्या पता ससुर भी अंदर खाने अनिल बलूनी के लिए काम कर रहे हों, क्योंकि कांग्रेस के लिए काम करते तो नजर आ नहीं रहे हैं। लेकिन पहले बात महेंद्र भट्ट के आंसुओं की। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जोशीमठ में जिस तरह से महेंद्र भट्ट आंसू बहा रहे थे, फपक फपक कर रो रहे थे, ऐसे बिलख रहे थे मानो बीजेपी पर कोई बड़ा संकट आ गया हो। महेंद्र भट्ट जी, आपकी तरह अगर किसी सेना का सेनापति रोने लगेगा तो सेना का हाल क्या होगा अंदाजा लगाना आसान है। आपने तो अनिल बलूनी की मदद कम और मुसीबत ज्यादा बढ़ा दी है। आपने रोकर के संदेश दे दिया कि जिनके लिए गारंटी देने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, जिन्हें अब बीजेपी ही नहीं भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जा रहा है, वो गढ़वाल की गारंटी देकर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनिल बलूनी को जिताने के एवज में गढ़वाल के विकास की गारंटी देकर चले गए। तब जोशीमठ में आप आंसू बहा रहे हैं। उसी जोशीमठ में जहां जब भूदशा व आपदा आई तो आपने प्रदर्शनकारियों को कहा कि इनके बीच माओवादी बैठे हुए हैं। उसे जोशीमठ में अब वोट मांगने के लिए आप आंसू बहा रहे हैं। आप आंसू बहाकर अनिल बलूनी की मदद कम और उनके लिए संकट ज्यादा पैदा कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बीजेपी के भीतर के हालात क्या हैं। महेंद्र भट्ट जी बिलखते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है उन्हें समर्थन दें, लोग उन्हें समर्थन दें। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में और उत्तराखंड में ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपने रोने के वजह से लगता है कि वोट मिल जाएंगे। मैं मानता कि आप इतने भावुक व्यक्ति हैं और आज हार को देखकर आप बिलखने लगे हैं, लेकिन मैं तब मानता इस बात को कि आप भावुक हैं जब जोशीमठ आपदा में ग्रस्त था, लोग सड़कों पर थे और आपने उस समय बड़े दम्भ के साथ, बड़े घमंड के साथ लोगों पर आरोप लगाया था, जो लोग अपनी मांगों के लिए रो रो कर आपसे निवेदन कर रहे थे कि हमें राहत दीजिए। उस समय आपने ये कहा कि ये जो मांगे कर रहे हैं ये तो माओवादी हैं। अकेले गणेश गोदियाल ने जिस तरह से पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की घेराबंदी की है, उसने बीजेपी के उन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। जब कहा जाता है कि दुनिया की ये सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो न हो, कम से कम गढ़वाल के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी वहां बहुत ताकतवर है। जिस तरह से गढ़वाल में बीजेपी को 1991 से ही देखें, उसी से पता चलता है कि बीजेपी ने वहां 1996 का एक चुनाव और 2009 का दूसरा चुनाव, सिर्फ दो ही मौके ऐसे रहे जब बीजेपी को वहां राम मंदिर आंदोलन के बाद से पटखनी खानी पड़ी, और जब भी उसने पटखनी खाई वो बहुत कम अंतर से, मामूली वोटों से हार गई। लेकिन जब जब उसे जीत मिली, उसकी जीत का अंतर बढ़ता चला गया, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। दो चुनावों की भी अगर हम बात करें, यानी 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी शुरू हुई और 2019 जब वो सुनामी पीक पर पहुंची, उन दो चुनावों की बात करें तो 2014 में जनरल खंडूड़ी ने वहां से चुनाव लड़ा और हरक सिंह रावत, जिनकी पुत्र वधू आज अनिल बलूनी के लिए अपील कर रही हैं, उन हरक सिंह रावत को महज 2 लाख के आसपास वोट मिले थे और वो करीब 2.25 लाख वोट से ज्यादा से हार गए थे। 2019 में तो कांग्रेस की और बुरी गत हुई जब जनरल खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो उन्हीं के राजनीतिक शिष्य तीरथ सिंह रावत, जिनको इस बार टिकट के काबिल नहीं समझा गया, उनका टिकट काट के अनिल बलूनी को मैदान में उतारा गया। 2019 में जब चुनाव होता है तो तीरथ सिंह रावत को 5 लाख से ज्यादा वोट मिलता है और जनरल खंडूड़ी के बेटे महज 2 लाख वोटों पर सिमट जाते हैं। यानी 2014 के हरक सिंह के मुकाबले भी 20-22 हजार वोट कम मिलते हैं। हार और जीत का अंतर समझिए, 40% से ज्यादा वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिलते हैं और
और कांग्रेस के प्रत्याशी की बहुत बुरी हार होती है, 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो हार जाते हैं। उस सीट पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट चुकी है, और भी न जाने क्या क्या हो चुका है। अनिल बलूनी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दुलारे हैं, और जिस तरह से उन्होंने पूरी बीजेपी को गढ़वाल में एक पांव पर खड़ा कर रखा है, उसके बावजूद प्रदेश के बीजेपी के सेनापति को रोना पड़ रहा है, फपक फपक कर रोना पड़ रहा है, और अनिल बलूनी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताने की अपील करनी पड़ रही है। इतना क्या दबाव था? और अगर दबाव था तो जब रोकर के अपनी सीट पर जाकर महेंद्र भट्ट बैठते हैं तो बीच में बैठे मुख्यमंत्री अनिल बलूनी और महेंद्र भट्ट का हाथ क्यों मिलवाते हैं? क्या इससे पहले मिल नहीं पा रहे थे? रोड शो करके तो रैली में पहुंचे थे। तो क्या बीजेपी के भीतर भी जिस तरह से अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं या अपने चुनाव की व्यूह रचना बना रहे हैं, जिस तरह से बद्रीनाथ में अपनी बढ़त बनाने के लिए अनिल बलूनी राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस से तोड़कर लेके आते हैं, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में इकलौते विधायक होते हैं, उनको भी अनिल बलूनी तोड़ लाते हैं, तो क्या महेंद्र भट्ट को नागवार गुजरता है? बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि गढ़वाल, जिसे उत्तराखंड में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जा रहा था, वहां अनिल बलूनी ऐसे घिरते नजर आ रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को रोना पड़ रहा है, रोकर के उनके लिए वोट मांगने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से पहले चरण को लेकर के चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन लोगों के जहन में महेंद्र भट्ट की वो तस्वीर हटती नजर नहीं आ रही कि आखिर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ, स्मृति ईरानी से लेकर न जाने कौन कौन स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा। उत्तराखंड की 4 लोकसभा सीटें एक तरफ और पौड़ी गढ़वाल यानी अनिल बलूनी की चुनावी लड़ाई दूसरी तरफ, पूरी बीजेपी ने ताकत गढ़वाल में झोंक रखी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को रोना पड़ रहा है। यहां तक कि हरक सिंह रावत, जिनको लाने की बीजेपी में बहुत कोशिशें की गई, लेकिन लोगों ने लगता अड़ंगा अड़ा दिया, और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, बाद में नेताओं को अंदर आने दिया जाएगा। उनकी पुत्रवधू से भी अभी अपील करवाई जा रही है कि कम से कम उत्तराखंड के विकास के लिए और सबसे ज्यादा गढ़वाल के विकास के लिए आप भी पौड़ी गढ़वाल से आती हैं तो अनिल बलूनी की जीत की कामना कर दीजिए। मानो अनुकृति गुसाई ने अपील कर दी और पूरा गढ़वाल चल पड़ेगा अनिल बलूनी के पक्ष में वोट डालने के लिए। ये वही अनुकृति गुसाई हैं जो 2022 के चुनाव में महंत दिलीप रावत से लैंसडौन में बुरी तरह हार जाती हैं, राजनीतिक लॉन्चिंग चौपट हो जाती है, कांग्रेस छोड़ चुकी हैं, ससुर छोड़ नहीं पा रहे कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी से खिड़की खुल नहीं पा रही है। तो क्या अनिल बलूनी के जिस तरह के हमदर्द हैं, यही उनके लिए नई नई मुसीबतें खड़ी नहीं कर रहे हैं? इससे मैसेज क्या जा रहा है? उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आंसू बहा रहा है जो ये दावा करते नहीं थकता था कि 18,000 से ज्यादा विपक्षी दलों के, जिनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता थे, वो बीजेपी का परिवार ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी का मोदी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। फिर आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? या आपके आंसू हैं या पूरी पार्टी गढ़वाल में सिसक रही है? आखिर अकेले गणेश गोदियाल से ऐसा भी क्या डर है? गणेश गोदियाल को तो मानो गढ़वाल के पहाड़ में कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया है। प्रियंका गांधी इकलौती स्टार प्रचारक उत्तराखंड आती हैं तो वो भी गढ़वाल का पहाड़ नहीं चढ़ती हैं, रामनगर पहुंचती हैं ताकि कुमाऊं भी सद जाए। मानो कांग्रेस एक रस्म अदायगी कर रही है, लेकिन गढ़वाल के मिट्टी के बने गणेश गोदियाल अपने तरीके से बीजेपी की ऐसी घेराबंदी कर रहे हैं कि सबसे मजबूत पार्टी भी सबसे मजबूत सीट पर अपना गढ़ बचाने में ऐसे बिलबिला रही है मानो चौतरफा उसे घेर लिया गया हो, जबकि चौतरफा घेराबंदी गणेश गोदियाल की हो रही है। गढ़वाल वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से 1-2 नहीं 3-3 मजबूत मंत्री हैं। सुबोध उनियाल कैबिनेट में मंत्री हैं, सतपाल महाराज कैबिनेट में मंत्री हैं, धन सिंह रावत कैबिनेट में मंत्री हैं, स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण भी इसी लोकसभा क्षेत्र से आती है। तो आप कल्पना करिए कांग्रेस के लिए गुंजाइश कहाँ है खड़ा होने की, लेकिन फिर भी बीजेपी के पैर कांप रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस के इकलौते विधायक को बीजेपी तोड़ चुकी है। कई प्रत्याशियों को जो पिछली बार 2022 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उनको बीजेपी तोड़ चुकी है। नगर पालिकाओं से लेकर के नगर पंचायत के कई नेताओं को तोड़ा जा चुका है, और यहां तक कि मनीष खंडूड़ी
जो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको भी बीजेपी तोड़ ले गई है, उसके बाद भी चिंता किस बात की है? यह अपने आप में उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अब उत्तराखंड की जनता बाकी 4 सीटों पर क्या हुआ यह नहीं देख रही है, उसकी दिलचस्पी अब गढ़वाल सीट पर बनी हुई है और गलतियां अनिल बलूनी के कैंप से हुई हैं, इसलिए जनता की दिलचस्पी ज्यादा बढ़ी है और उन्हीं गलतियों का फायदा उठा करके गणेश गोदियाल बढ़त बना रहे हैं। वरना गढ़वाल की सीट को तो तमाम राजनीतिक जानकार चुनाव से पहले ही बीजेपी के झोली में डाल रहे थे। आप समझ सकते हैं जिस तरह से महेंद्र भट्ट ने आंसू बहा करके बीजेपी की सिस्कियों का हवाला दे दिया है, ये तस्दीक कर दी है कि गढ़वाल में भले अब 14 की 14 विधानसभा सीटों पे नुमाइंदगी हमारे ही हैं, कांग्रेस के पूर्व के प्रत्याशी भी हमारे पक्ष में हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने रैली कर दी है, जनसभा कर दी है, वोट डालने की अपील कर दी है, गढ़वाल के विकास की गारंटी दे दी है। लेकिन जिस तरह गणेश गोदियाल ने सवाल उठाए हैं कि अंकिता भंडारी पे आप क्या बोलेंगे, अग्निवीर जो गढ़वाल क्षेत्र का जो फौजी क्षेत्र है, उत्तराखंड वैसे तो पूरा ही सैन्य क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से अग्निवीर पर बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है। लोग कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, लेकिन कम से कम नतीजे आने से पहले, वोटिंग से पहले जिस तरह से बीजेपी की बिलबिलाहट और बीजेपी की कसमसाहट सामने आ रही है, वो बताती है कि गणेश गोदियाल ने अकेले चने ने ही बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सीट पर आप सबसे मजबूत हैं वहां सबसे कमजोर क्यों दिखना चाहते हैं? आप रो क्यों रहे हैं? फिर मुख्यमंत्री को हाथ मिलाना क्यों पड़ रहा है? बीजेपी के भीतर आखिर चल क्या रहा है? अनुकृति गोसाई को अपील करनी पड़ रही है, न जाने 19 के चुनाव से पहले और क्या क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से गढ़वाल का चुनाव आगे बढ़ा है, इसने कुछ 1982 के उस उपचुनाव के, उस ऐतिहासिक उपचुनाव की याद ताजा कर दी है, जब प्रचंड सत्ता का वेग एक तरफ था और दूसरी तरफ बहुगुणा खड़े हुए थे। गणेश गोदियाल शुरू में जब इसको मुद्दा बना रहे थे तब राजनीतिक जानकारों को लग नहीं रहा था कि इस तरह की परिस्थितियां हैं कि गढ़वाल में गणेश गोदियाल 1982 के उपचुनाव जैसा हालात बना देंगे। लेकिन कम से कम जिस तरह से बीजेपी गलतियां करती गई और गणेश गोदियाल संभल कर बल्लेबाजी करते गए, उसने 1982 के चुनाव के उत्तराखंड के लोगों के जहन में यादें ताजा कर दी हैं। कम से कम जो मेरे जैसे लोग थे जिन्होंने 1982 का चुनाव नहीं देखा, उनको भी पता चला कि प्रचंड सत्ता का वेग क्या होता है और कोई मजबूती से सामने अगर धारा के विपरीत भी प्रत्याशी खड़ा हो जाता है तो जनता भी किस तरह उद्वेलित नजर आती है। और बीजेपी की बेचैनी बताती है कि गणेश गोदियाल किस तरफ हैं, हवा किस तरफ बह रही है। वरना बहुत जानकार मानते थे गणेश गोदियाल भावुक मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छी अपील कर रहे हैं, लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं, लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ है। तो क्या गढ़वाल के गढ़ को गणेश गोदियाल हिला दे रहे हैं? इसीलिए महेंद्र भट्ट के आंसू निकल रहे हैं। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।